मैं अपनी पढ़ाई करता था और मैंने 1 साल पढ़ाई भी की और मैं टीचिंग SSC CPO में 2 बार क्वालिफाइड हूँ, जिसमें मैंने सेवाएं दी। और मैंने 2015 से 2018 पढ़ाई एग्ज़ाम पढ़ाई। उस 1 साल की मेहनत में ना मैंने जो भी एग्ज़ाम दिया उसमें मैंने शायद उस 1 साल में इतनी मेहनत नहीं करता तो मैं इतने एग्ज़ाम को 15 आवर्स पर डे पढ़ाई की है। और मुझे याद है कि मैंने कभी किसी को नहीं देखा। 1 साल के लिए मैंने अपनी यारी दोस्ती रिश्तेदार घर बार सबको त्याग दिया। एक ही दिमाग में चीज़ थी कि जब प्राइवेट सेक्टर को छोड़ा है तो गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ करके दिखाना है। नमस्ते दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी जिस कहानी को अगर आप जानेंगे तो वास्तव में आपके अंदर ये चीज़ें समाहित हो जाएंगी कि किस प्रकार से कामयाबी पाने के पीछे मेहनत और धैर्य और सफल परिणाम एक व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। और उसके पीछे जितनी भी मेहनत है वो कैसे की जाती है, किस प्रकार से धैर्य रखा जाता है और इन तमाम जो ज़रूरी चीज़ें हैं जब व्यक्ति के अंतस्थ मन को मजबूत कर देती हैं तो वही व्यक्ति एक कामयाबी की राह पर चलने के लिए आतुर रहता है। न मेहनत में कमी छोड़ता है और ना ही अपने सपनों को अधूरा छोड़ता है। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने लगातार उन चीज़ों को भी हासिल किया जो आज के समय में एक तरफ से ज़रूरी भी हैं, तो हम जानेंगे और उनकी कहानी आप तक शेयर करना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सक्सेस कोच गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज हम साथ में बैठे हुए हैं और मैं भी चाहता हूं कि मैं अपनी इस जर्नी को आप सभी के साथ शेयर करूं। जो भी सभी लोग सक्सेस कोच गुरु के साथ जुड़े हुए हैं वो सभी इस चीज़ों को जानें, जैसा शायद मैंने अपनी लाइफ में कर रहा हूं, सीखने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत अच्छा करना चाह रहा हूं आगे और उसके लिए मेहनत कर रहा हूं, वो सारी चीज़ें भी आप सभी तक पहुँचें। और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा सक्सेस कोच गुरु का कि किसी भी माध्यम से ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाने में कामयाब हो पा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले अपना नाम बताते हुए। मेरा नाम रवि पचौरी है और मैं एक यहाँ पर एजुकेशनल संस्था को लीड कर रहा हूँ और एक स्टडी पॉइंट भी मैं RD स्टडी पॉइंट के नाम से यहाँ पर लीड कर रहा हूँ। हर वो काम करने की कोशिश है जो बच्चे या किसी भी स्टूडेंट की एजुकेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो चाहे एक कोचिंग संस्थान हो, वो चाहे एक स्टडी पॉइंट हो, वो चाहे एक लाइब्रेरी हो, वो चाहे एक स्कूल हो, वो चाहे एक कॉलेज हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो एजुकेशन से जुड़ी हुई है, मैं चाहता हूं कि जो कर रहा हूं वो भी करूं और आगे और भी बेहतर करने की कोशिश कर पाऊं। तो मैं यहाँ पर RD कैरियर क्लासेस के संचालक के तौर पर सक्सेस कोच गुरु के साथ बैठा हुआ हूं। तो जो भी चीज़ें मैं आपसे साथ शेयर करना चाहूँगा वो आप अभी आगे इस वीडियो में देख पाएंगे। तो सर, आपके बारे में जैसे आपने 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, आपने लगातार 10 एग्ज़ामों को क्रैक किया और उसमें आपने सफलता ली, उसके पीछे किस प्रकार जर्नी रही आपकी सर? मैं बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ और मैंने BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो जब मैंने अपने BTech को पास आउट किया था तो मैंने भी एक प्राइवेट सर्विस को ज्वाइन किया था। जैसे कि सभी इंजीनियर्स लगभग प्राइवेट कंपनीज़ को ज्वाइन करते हैं, मैंने भी एक प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन किया था। लेकिन जैसे ही BTech पास आउट करने के बाद मैं कंपनी में पहुंचा तो बड़ा ही कॉरपोरेट वाला माहौल मुझे पसंद नहीं आया। तो बिल्कुल भी मुझे वहां जाके बाय प्रोफेशन में इंजीनियर था लेकिन कॉरपोरेट माहौल में कभी मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाया खुद को। जब मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब गवर्नमेंट सर्विसेज का रुख देखते हैं, और जैसा कि घर वालों ने मेरे साथ इतनी मेहनत की, मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना खर्चा किया, BTech कराया, मैं ये भी नहीं चाहता था कि मैं इस जॉब को रिज़ाइन करके और मतलब फिर से पैसे की डिमांड घर वालों से करूँ। उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए कि मैं गवर्नमेंट सर्विस के रुख को भी देखना चाहूँगा। पॉकेट मनी और एक्सपेंसेस और इस पे होने वाले खर्चे होंगे, के लिए मैंने टीचिंग लाइन में कदम रखा। मैंने सोचा कि मैं पढ़ाऊँगा और जितना कमाऊँगा वो खुद पे खर्च करूँगा और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये स्थिति थी ही नहीं कि मैं BTech पे इतना खर्चा करने के बाद फैमिली से किस पैसे की डिमांड करूँ। तो उसके बाद मैंने टीचिंग लाइन में कदम रखा और जब मैं इस टीचिंग लाइन में आया 2023 में बैठे हुए हैं, तो पिछले 10 साल से मैं सेवा इसमें देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वो मेरा टीचिंग में कदम एक ऐसा कदम था जो मेरी पॉकेट मनी के लिए था।
पहली मेरी इच्छा थी कि मैं गवर्नमेंट सर्विस के रुख को भी देखूं, जो मैंने कॉरपोरेट में देखा, प्राइवेट सेक्टर में देखा। तो मैं अपनी पढ़ाई करता था और 2013 से 2014 तक मैंने 1 साल पढ़ाई भी की और मैं टीचिंग भी करता रहा अपने पॉकेट मनी के खर्चे के लिए। तो सर जैसे आपने उधर से आप कह रहे हैं कि पॉकेट मनी, तो जब आपने उधर से इधर की तरफ ध्यान दिया होगा तो तमाम सारी दिक्कतें आई होंगी, तो फिर आपने उन चीज़ों को कैसे उसमें मेंटेनेंस किया होगा? 2014 में मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए लगभग मैंने सब में सफलता पाई, क्योंकि वो 1 साल मेरी मेहनत का ऐसा था कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने अपने परिवार के प्रोग्राम नहीं देखे, मैंने अपने बड़े भाई की शादी तक नहीं देखी, मैंने कोई भी ऐसा सेरेमनी फंक्शन अटेंड नहीं किया घर पे, क्योंकि मेरी नज़र में एक ही चीज़ थी कि मैंने प्राइवेट सेक्टर को रिज़ाइन करके गवर्नमेंट का रुख अपनाया और घर वालों को इसमें कोई मौका कहने का नहीं मिलना चाहिए। मैंने हर चीज़, हर टाइम उस 1 साल की तैयारी को दिया और उस 1 साल में मैंने जो भी एग्ज़ाम दिया उसको मैंने क्वालिफाई किया। मैं LIC में AAO के पद पे जॉब कर चुका हूँ। उस पर मैंने रिज़ाइन करने के बाद मैंने MP पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। उसके बाद SSC CPO में 2 बार क्वालिफाइड हूँ, जिसमें मैंने सेवाएँ दी और मैंने 18 तक उसमें सेवाएं भी दी एज एन रैंक होल्डर, एज एन सब इंस्पेक्टर। और उसके बाद मैंने CGL 2 बार क्वालिफाई किया, SSC CDS को मैंने क्वालिफाई किया, FCAT में कॉन्फ्रेंस तक मैंने SSB को फेस किया। यानी लगभग मैंने 10 एग्ज़ाम्स में सफलता पाई। और वो मेरा एक जुनून ऐसा था कि उस समय पर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, सिर्फ एग्ज़ाम पढ़ाई। उस 1 साल की मेहनत में ना मैंने जो भी एग्ज़ाम दिया उसमें मैंने सफलता पाई। उसके बाद मैं 2015 में मैंने सर्विस को ज्वाइन किया और 2015 से 18 मैंने सर्विस भी की। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्विस से पहले मैं टीचिंग लाइन में भी कदम रख चुका था, तो जो चीज़ मैंने टीचिंग लाइन में कमाई थी वो मैं सर्विस में भी सेटिस्फेक्शन नहीं ले पा रहा था। सर आपने सन 2015 से 2018 तक जो 3 साल की सर्विस की थी, उस वक्त आपके घर वाले तो बहुत खुश रहे होंगे? बहुत खुश रहे थे और हर एक माँ बाप को यही चाहिए कि उसका बेटा समय से किसी सरकारी विभाग का हिस्सा बन जाए। और जैसा कि मेरे पास सब इंस्पेक्टर का रैंक था तो उनकी खुशी भी देखने लायक थी। और आपको पता है कि मैं भी एक मीडियम क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूं और मेरे मम्मी पापा भी हमेशा एक रूरल बैकग्राउंड, ग्रामीण एरिया में ही रहे हैं। और वहाँ किसी का बेटा अगर एक रैंक पे जॉब लगता है तो उनकी खुशी क्या होती है, वो बहुत होती है। लेकिन इसके बाद उनका एक मेरे ऊपर ट्रस्ट भी था कि अगर इनका डिसीजन जॉब को रिज़ाइन करने का है तो ये ज़रूर उससे कुछ अच्छा kरेंगे। उनको कहीं भी इस बात का कोई दुख नहीं था कि ये जॉब को रिज़ाइन करके कुछ गलत कदम उठा रहे हैं, बिकॉज़ ये ट्रस्ट मैंने पहले कमाया था अपने माता पिता की नज़र में या अपनी फैमिली की नज़र में। ये ट्रस्ट मैं बहुत पहले कमा चुका था कि शायद उनको मेरा ये डिसीजन गलत नहीं लगा। और सर्विस से पहले जो समय मैंने टीचिंग को दिया वहाँ मेरी भावनाएँ इतनी जुड़ चुकी थी कि मैं किसी सर्विस में खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। मैं मानता हूँ कि किसी भी मीडियम क्लास फैमिली के लिए सर्विस एक जरिया है और उसकी रिक्वायरमेंट रहती है एक फैमिली के लिए, लेकिन मैं वहाँ सेटिस्फाई ही नहीं कर पाया। उससे पहले मैं जुड़ा हुआ था टीचिंग लाइन से, मेरा मन उधर ही एकदम खिंचता रहा। मैंने 3 साल सर्विस में काटे, लेकिन मैं अपनी टीचिंग में जो कदम रखा था उसे कभी भुला नहीं पाया। तो सर आप जैसे इतनी सारी सफलता के पीछे एक कड़ी मेहनत की कहानी होती है और यह भी संभव है कि इसके लिए अत्यधिक समय, अत्यधिक पढ़ाई और अत्यधिक मेहनत। तो आप कितना पढ़ लेते थे? मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में जब मैंने तैयारी की थी तो मैं 4.5 से 5 घंटे की नींद लेता था रात में। इसके अलावा मेरे 24 घंटे में 5 घंटे से ज़्यादा मैं कभी नहीं सोया। मैंने 1 साल की तैयारी में कम से कम 10 एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए और शायद उनकी डिटेल्स कभी मौका मिला तो आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं मानता हूं कि शायद उस 1 साल में इतनी मेहनत नहीं करता तो मैं इतने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाता। मेरे 24 घंटे के शेड्यूल में जो भी होता था वो 4.5 से 5 घंटे की नींद होती थी। उसके अलावा अगर मैं निकाल देता हूँ 2-3 घंटे अपने जो डेली के वर्क्स रहते हैं या जो नीड होती है वो सारे काम मैं निकाल दीजिए आप। मिनिमम मैंने जब इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया तो मैंने 15 आवर्स पर डे पढ़ाई की है। और मुझे याद है कि मैंने कभी किसी को नहीं देखा। 1 साल के लिए मैंने अपनी यारी, दोस्ती, रिश्तेदार, घर बार सबको त्याग दिया था मैंने 1 साल। जब एक ही दिमाग में चीज़ थी कि जब प्राइवेट सेक्टर को छोड़ा है तो गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ करके दिखाना है। इसलिए नहीं, मैंने आगे सर्विस कंटिन्यू नहीं की, वो मेरा एक सेटिस्फेक्शन मोड था। लेकिन जब मेरे अंदर ये जुनून था कि नहीं, मुझे इस सेक्टर में कुछ करके दिखाना
बनाना है, जिससे घर वालों को या पेरेंट्स को ये कभी फील ना हो कि बीटेक करके अच्छा भला प्राइवेट सेक्टर में जॉब था, उसको भी रिज़ाइन कर दिया। मैंने वो प्रूव किया, अपनी मेहनत के साथ प्रूव किया। सारी चीज़ों को साइड करते हुए मैंने पूरी मेहनत अपनी स्टडीज़ पे लगाई। और जितने भी लोग, जितने भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से ये कहना चाहूँगा कि जॉब दूर नहीं है, पढ़ने वालों की कमी है। आप देखते हैं कि फॉर्म बहुत सारे भरे जाते हैं बच्चों, 8 लाख 10 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें लड़ने वाला 1 ही लाख होता है। उस 1 लाख में ही फाइट होती है, उसी में आपको अपनी जगह बनानी है। और मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता, ये मैं जानता हूँ। आपको इंसान किसी भी चीज़ में नहीं हरा सकता है अगर आप ठान लें। आप चाहें तो आप 1 साल में भी जॉब ले सकते हैं, आप चाहें तो आप 6 महीने में भी जॉब ले सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करना जानते हैं। और मैंने सर्विस में एक बहुत टफ़ ट्रेनिंग को पूरा किया। तो मैं आपको बताऊं, मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा भी रहा हूं एंड आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट कमांडेंट। तो मैंने ट्रेनिंग में ये सीखा कि इंसान के शरीर से ज़्यादा फ्लेक्सिबल कुछ भी नहीं है। मैं बच्चों को ज़्यादातर देखता हूँ कि पढ़ाई नहीं हो पाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, शरीर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द। नो, मैंने ये चीज़ सीखी है अपनी लाइफ में कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ फ्लेक्सिबल है तो वो आदमी का शरीर है। आप जैसे डालोगे वैसे डलेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे अंदर जुनून है, मुझे जॉब के लिए पढ़ना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल इस दुनिया में कोई नहीं है। सर, इस बीच में आप जैसे कभी डिमोटिवेट भी हुए हैं? हाँ, जैसा कि जानते हैं आपके पूरा विश्व के लिए एक डिमोटिवेशन का टाइम आया था। मैंने 2018 में सर्विस को रिज़ाइन किया। 18 में आरडी कैरियर क्लासेस कोचिंग संस्थान की नींव मैंने रखी थी। और उसके बाद मैंने अपना सब कुछ छोड़ करके पूरी मेहनत इस संस्थान के लिए और बच्चों के लिए की है। और इस संस्थान को भी मैं अपने क्षेत्र में इसलिए लेकर के आया कि यहाँ के बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन की और बेहतर से बेहतर जो उन पर काम किया जाए उसकी बहुत नीड थी। तो मैंने अपने संस्थान में इसकी नींव रखी। डिमोटिवेशन का पॉइंट जो पूरे विश्व के लिए आया था वो था मेरा कोविड पीरियड, जिसने मुझे हर तरीके से तोड़ा। मैंने अपने संस्थान को शुरू ही किया था अराउंड उस समय पर संस्थान में अराउंड 1000 स्टूडेंट थे मेरे पास। और कोविड जब भी आया तो उसने इस तरीके से मुझे तोड़ा। मैं स्टार्टिंग फेज़ में था और मैं ग्रो कर रहा था, मैं रात दिन मेहनत कर रहा था और मेरा ग्रोइंग फेज़ था। उसने मुझे तीनों तरीके से तोड़ा, मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। मैं आपको बीइंग ट्रुथ, मैं तीनों ही सेक्टर में बात करना चाहूँगा कि कोविड का जो सेक्टर था उस समय उसने मुझे मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली तीनों तरीके से तोड़ा। लेकिन मैंने हिम्मत बनाए रखी, क्योंकि मुझे पता था कि मेहनत करोगे तो उसका तोड़ कभी भी फेल नहीं होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको पिछली बात में बताया, मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास था। कोविड भी निकला, सारी चीज़ें भी निकली, पूरे वर्ल्ड ने उसे झेला, उसका एक पार्ट हम भी बने, हमने झोला। थोड़ा डिमोटिवेशन भी हुआ, लेकिन उस डिमोटिवेशन पे हमारी मेहनत शायद भारी के बाद फिर से एक बार हमने जीरो से शुरुआत की और बहुत जल्दी ही हम फिर से उससे आगे की पोजीशन पे बैठे हुए हैं। सर, एक बार फिर से आपने जो भी सफलताएं प्राप्त की उनके बारे में बताते हुए। मेरा पहला एग्ज़ाम था 2013 में युवा विकास अधिकारी, जिससे पहले एसएससी कराया करता था ना, तो सबसे पहली सफलता मुझे उसमें मिली थी। 2014 में मैंने एसएससी सीजीएल एंड सीपीओ को क्वालिफाई किया था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि जो इच्छा थी वो पोस्ट हमको नहीं मिली थी, है ना। 2015 में मैंने दोबारा से सीजीएल एंड सीपीओ क्वालिफाई किया था, उससे मैंने सर्विस को ज्वाइन किया था। इससे पहले 2014 में मैंने LIC AAO का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और शायद मैंने कोई 1 साल के करीब उसमें जॉब भी किया था। वहाँ से रिज़ाइन करके सीपीओ में सेलेक्ट हुआ मैं। तो यूनिफॉर्म पहनने का एक बड़ा ही जुनून था उस समय पर। देखा था कि यूनिफॉर्म का एक अलग ही रुतबा होता है, बच्चों को बताते भी हैं, हम क्लास में भी बताते हैं, शेयर करते हैं। बहुत शौक था। मैं AAO की जॉब में, बहुत अच्छी जॉब में था, सिटिंग प्लेस जॉब थी नहीं, लेकिन कुछ पता है कि एडवेंचर करने की तो शुरू से ही बड़ी आदत रही है और लोगों को बड़ा शॉकिंग भी लगता है कि मैंने रिज़ाइन किया। और रिज़ाइन इतना बड़ा डिसीजन, एक आम फैमिली में बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि गवर्नमेंट सर्विस को रिज़ाइन कर दिया जाए, वो भी एक रैंक पे जब आप काम कर रहे हो। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन था। उस डिसीजन के लिए पहले मैंने अपनी फैमिली में जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनके बीच में मैंने ट्रस्ट क्रिएट किया। उस ट्रस्ट को बनाने में मुझे कुछ टाइम लगा और जैसे ही मैंने ट्रस्ट क्रिएट किया मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आई विल क्विट दिस और मैं टीचिंग सेक्टर में ही काम करूँगा। तो फिर मैंने LIC को रिज़ाइन करके इसे यूनिफॉर्म के लगाव से मैंने इसको ज्वाइन किया। उस यूनिफॉर्म के लगाव को भी मैंने 3 साल फील किया और मैं ये नहीं कहता कि वो एक ख़राब जॉब थी इसलिए मैंने उसको
रिज़ाइन किया, वो शायद मेरी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड रहा, जो 3 साल मैंने यूनिफॉर्म पहन के जॉब किया। मैंने उसको रिज़ाइन किया, उसके और भी कोई मैटर हो सकते हैं, उसके और भी कोई रीजंस हो सकते हैं, मेरा सेटिस्फेक्शन मोड हो सकता है, लेकिन वो एक गोल्डन पीरियड मैं मानता हूँ। मेरी लाइफ का एक गोल्डन पीरियड है जहाँ मैंने अपने कंधों पे स्टार लगा के या रैंक लगा करके और 150 लोगों को लीड किया। और शायद हर किसी एक इंसान की कामना होती है कि भारत देश की सीमाओं की रक्षा मैंने की, और मैंने वहाँ अपनी लाइफ का बड़ा ही बहुमूल्य समय दिया। और मैं भले ही एक रैंक होल्डर था, लेकिन मुझे हमेशा से जो समय मेरा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ रहा है, तो मेरा हमेशा से मन रहता था कि मैं आराम ना करूं। मेरी रैंक पे आराम बहुत था, लेकिन मेरा हमेशा से इच्छा रहती थी कि नहीं, मैं बॉर्डर पे जाके सो जाऊं, है ना। तो ये चीज़ भी मैंने फील की, और वो भी मेरी लाइफ की एक बहुत अच्छी जर्नी थी और एक बहुत गोल्डन पीरियड था। उसके बाद 2015 में मैंने दोबारा से SSC CPO क्वालिफाई किया, उसमें मैंने जॉब ज्वाइन किया था। उसके बाद जब 15 से 18 मैंने सर्विस की, टीचिंग लाइन से भी दूर हो गए। 18 में जब दोबारा से सब कुछ फील करके और सब चीज़ का एंजॉय लेकर के मैं वापस आया, उसके बाद मैंने एग्ज़ाम देना बंद कर दिया कि अब सिर्फ इसी सेक्टर में काम करना है। और जब से लगातार मैं एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा हूँ और बच्चों को बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आरडी कैरियर क्लासेस की जो नींव मैंने जिस उम्मीद के साथ रखी थी, शायद मैं कामना करता हूँ कि उस पर मैं खरा उतरूँगा और सभी बच्चों को बहुत अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, सर ने कहा था, बीच में मुझे वो पंक्ति याद हो गई कि अगर इस शरीर को ही इतना दृढ़ कर लिया जाए और अपने विचारों को दृढ़ कर लिया जाए तो कुछ भी संभव है, सब कुछ संभव है। और जब ये बात कह कर के ये बात हर किसी के लिए लागू होती है। और आज का समय वो समय है, तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं और छात्र होते हैं, तो उन्हें किस प्रकार से इस मेहनत में लगातार बने रहना चाहिए। और अंतिम संदेश के रूप में आप उनको भी मोटिवेट करने के लिए अपनी जो है संदेश को दीजिए। मैं अपने वाणी को विराम दूंगा इसके बाद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुके हैं और इससे जुड़े हैं, तो आपको टाइम टाइम पर बहुत सारी चीज़ें हम प्रोवाइड भी करते रहेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि कंपटीशन इतना आसान भी नहीं है और आपको सारी चीज़ों को त्याग के इसके पीछे लगना पड़ेगा, इसके पीछे भागना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि वैकेंसीज़ के हिसाब से लोगों को ज़रूरत जॉब की ज़्यादा है। हर किसी की लाइफ में डिमोटिवेशंस होते हैं। मेरी लाइफ ने मुझे भी कई बार तोड़ा, मैं टूट के उठा, है ना। तो मैंने बच्चों को देखता हूँ, एक एग्ज़ाम में नहीं हो पाता है तो बड़े टूट जाते हैं, उसके बाद कभी उनकी कोशिश ही नहीं हो पाती है कि अच्छे से दोबारा से कोशिश करें। मैं देखो, हर आदमी जो है वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट हैं, मैं काम कर रहा हूं तो मैं एक एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाला हूं। अपने अपने काम में सबके लिए डिमोटिवेशंस आते हैं, वो आपके लिए कुछ अलग टाइप के हो सकते हैं, मेरे लिए कुछ अलग टाइप के हो सकते हैं। और मेरी लाइफ में अभी बहुत सारे डिमोटिवेशंस आए और मैं कई बार टूटा। मैं इस चीज़ को आपके सामने रख भी रहा हूँ, मैं बुरी तरह टूटा और शायद कई बार मैं इस तरीके से भी टूटा कि मैंने भी ये मन बना लिया था कि कभी उठ भी पाऊँगा या नहीं। जैसे कि कुछ चीज़ें मैंने शेयर की, कोविड टाइम था और भी बहुत सारी चीज़ें, हर किसी की लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती हैं जब बिल्कुल ऐसा फील होता है कि नहीं मैं टूट चुका हूँ। लेकिन दोबारा से दृढ़ निश्चय किया, सारी चीज़ों को अपना पार्ट ऑफ लाइफ समझा कि हमारी लाइफ का एक पार्ट हो सकता है कि हमारी लाइफ में कुछ दिनों के लिए ये भी लिखा हुआ था, और उन सब चीज़ों को साइड करते हुए दोबारा से मेहनत की और उसी दृढ़ संकल्प के साथ फिर से हम उन चीज़ों को संभाल लेते हैं जहाँ पर हम पीछे टूट चुके थे। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि निराश ना हो। एवरी फेल्योर आपके लिए लर्निंग्स होती हैं। कोई भी फेल्योर आपकी लाइफ में आता है, उससे सीखिए कि कमी कहाँ थी, क्या गलती थी, उस गलतियों को सुधारिए। और मैं आपसे 100% गारंटी कहता हूँ कि जब आप इन चीज़ों पे काम करेंगे तो सफलता आपसे दूर नहीं होगी। आप भी अपने मम्मी पापा का सीना ज़रूर चौड़ा करेंगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों, सर ने अपनी कहानी बताई और अपना पूरा जो सफलताओं का एक क्षेत्र था वो भी बताया। और इनकी कहानी जानकर के हर किसी का जब आत्मविश्वास से, आत्मबल से जब सीना चौड़ा होता है तो उसे बहुत ही सहायता मिलती है। और ऐसी सर से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।